हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और इस यूनिट का हम थर्ड चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आपकी एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 10 है। और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर का एक टॉपिक दैट इज सेल साइकिल, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल से। उससे पहले बेटा सारे बच्चे सारे स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। और अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है अटेंडेंस? वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके, राइट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज सेल साइकिल। चलिए भाई, क्या बोल रही है देखो, आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है सेल साइकिल के बारे में। सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। बिल्कुल हम भी मानते हैं कि सेल डिवीजन जो है वो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, प्रोसेस है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन, सेल साइकिल जो है वो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, राइट। इससे आप भी एग्री करते होंगे, बिल्कुल, है ना। अब देखिए, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। आप क्या समझते हो डिवीजन से? सेल डिवीजन से क्या समझते हो? सिंपल सी बात है, अगर डिवीजन हो रहा है तो वहां पर जब आप डिवाइड करते हो किसी चीज को तो इक्वल होना चाहिए, राइट। अब इक्वल होने के लिए आपको उतना बनाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एंड सेल की क्या होती है, ग्रोथ होती है, राइट। सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन होता है, राइट। क्लियर है बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट लीजिए। और जो अभी नए नए बच्चे ज्वाइन किए हैं, थोड़े से लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, बट आ गए हुआ है ना, तो वो बच्चे भी जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। और आपको पता है अटेंडेंस कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक करना है। ऑल दिस प्रोसेस इट मीन्स सेल डिवीजन। कौन सा बेटा? सेल डिवीजन, ओके। तो सेल डिवीजन और क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ have taken place in coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cell containing intact genome। तो इनका कहना है बेटा, ये सारी की सारी जो प्रोसेस है सेल डिवीजन में, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी मन उठाया, पहले हमने डीएनए का रेप्लिकेशन कर लिया या पहले हमने सेल डिवीजन कर लिया, फिर हमने क्या करा, सेल की ग्रोथ कराई, फिर उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन करा, ऐसा कुछ नहीं, राइट। एक प्रॉपर सिक्वेंसिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या होना चाहिए इनका, बताइए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इनके बीच में। क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन, राइट। कोऑर्डिनेटेड वे टू एंश्योर करेक्ट डिवीजन। क्यों कर रहे हैं हम कि भाई जो डिवीजन हो रहा है वो करेक्ट हो। ऐसा नहीं है कुछ भी डिवीजन हो जाए, पता चले सेल डिवाइड कर गया, उसके अंदर डीएनए ही नहीं, मतलब जेनेटिक मटेरियल ही नहीं, तो क्या वो सेल कहलाएगा? नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है, जो प्रोसेस हो रही है, वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में होनी चाहिए, है ना। डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। The sequence of event by which cell duplicates its genome, मतलब DNA, synthesizes the other constituent of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed cell division। तो सेल साइकिल किसको बोलते हैं, जल्दी बताइए। Sequence of events by which cell duplicates its
जीनोम, जीनोम मतलब डीएनए, राइट, वो सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें सेल जो है डुप्लीकेट कर रहा है अपने जीनोम को, मतलब डीएनए को, सिंथेसिस द अदर कंस्टिट्यूएंट, अदर कंस्टिट्यूएंट्स मतलब जो सेल ऑर्गेनेल्स है, जो प्रोटीन है, उनको बनाना भी तो जरूरी है, ऑफ द सेल, एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, और सेल का डिवाइड होना कितने, 2 डॉटर सेल में, इसे हम क्या बोलेंगे, सेल साइकिल, ठीक है, क्या बोलेंगे, सेल साइकिल, राइट। इतना क्लियर है बेटा, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं। चलिए, तो बेटा जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजेस, ठीक है, तो बेटा सेल ग्रोथ को आप कैसे पहचानोगे कि सेल की ग्रोथ हुई है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, अब ऐसा तो है नहीं उसकी क्या हाइट बढ़ रही है, तो हाइट कैसे बोलोगे, वो फैल रहा है तो उसको कैसे बोलोगे कि वो फैल रहा है, आप क्या देखोगे, उसकी साइटोप्लाज्म की ग्रोथ, ठीक है, अगर साइटोप्लाज्म में ग्रोथ हो रही है मतलब सेल ग्रोथ हो रही है, क्लियर है। तो सेल ग्रोथ को आप कैसे पहचानोगे, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ से, साइटोप्लाज्म की इंक्रीमेंट से, इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म, राइट, इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कैसी होती है बेटा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। अब देखिए, सेल साइकिल में डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार ही होता है, ऐसा नहीं है कि डीएनए रेप्लिकेट ही करते जा रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन एक बार ही होगा, राइट, क्लियर है बेटा, जल्दी बताइए। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है, मैं सेल साइकिल की बात करूं, किसकी बात करूं, सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल में कितने फेज होते हैं बेटा, 2 फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज, क्या होता है, इंटरफेज, और एक होता है एम फेज। एक क्या होता है, इंटरफेज, और दूसरा होता है एम फेज। अब इन्होंने कहा है डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो स्पेसिफिक, क्या बोला इन्होंने, स्पेसिफिक स्टेज में ही होता है। तो देखिए बेटा, इंटरफेज के अंदर आते हैं 3 फेज। पहला आता है ग्रोथ 1 फेज, है ना, जिसे हम G1 फेज कहते हैं, दूसरा होता है S फेज, और थर्ड होता है G2 फेज, राइट, ग्रोथ 2nd फेज। S फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, S फेज को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज, जिसमें क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन, इसमें क्या होता है बेटा, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो बेटा डीएनए का डुप्लीकेशन कब होता है, इंटरफेज के एस फेज में, मतलब सिंथेसिस फेज में। इसके अलावा डीएनए का डुप्लीकेशन कहीं और नहीं होगा, राइट। तो आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, ये देखिए, डीएनए द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, मतलब डीएनए आर देन distributed to daughter nuclei by complex series of events during cell division। अब देखिए बेटा, यहां पर आपको इतना इजी सा दिख रहा है सेल साइकिल, ये इतनी इजी नहीं होती, राइट। अभी हम एफ फेज के अंदर भी, एम फेज के अंदर हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में भी हम पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या होता है, जो डीएनए है वो 2 अलग अलग सेल में पहुंच जाता है। इसका सेपरेशन तो एनाफेज में हो जाता है, बट अभी एक सेल के अंदर ही डीएनए का अमाउंट डबल है, बट अभी सेल डिवाइड नहीं हुए, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुए। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, मतलब साइटोकाइनेसिस होगी, तभी डीएनए जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 डॉटर सेल में, राइट। अभी देखिए, these events are themselves under genetic control। ये जो डिवीजन है बेटा, ये किसके कंट्रोल में है, जेनेटिक के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है, जेनेटिक के, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। अब क्या है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के फेजेस की बात करूं, द टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। These cells divide once in approximately every 24 hours। तो इनका कहना बेटा, एक ह्यूमन सेल जो है हर 24 घंटे में क्या करता है, जल्दी बताइए, यहाँ पर डिवाइड करता है। तो हर 24 घंटे में ह्यूमन का जो सेल है वो क्या करता है, डिवाइड करता है, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं। और इस जो डिवीजन का टाइम है, इसका
95% टाइम जो होता है वो किस में आता है, आपके इंटरफेज में, और 5% जो टाइम है वो किसके अंदर आता है, एम फेज के अंदर। किसके अंदर आता है, एम फेज के अंदर, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए बेटा, यहां पर क्या हो गया, यहां से लेकर ये इतना पूरा जो टाइम है, ये जो साइकिल है, ये किसकी है, इंटरफेस की। तो ये क्या कहलाएगा, इंटरफेस। क्या कहलाएगा, इंटरफेस। और यहां पर ये इतना टाइम क्या कहलाएगा, एम फेज। क्या कहलाएगा, एम फेज, जिसके अंदर आता है आपका साइटोकाइनेसिस, और ये क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस, और इतना जो है ये क्या हो जाएगा आपका, कैरियोकाइनेसिस, राइट। कैरियोकाइनेसिस के अंदर आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। क्लियर है बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो बेटा जैसे यहाँ पर बोला गया है कि 24 आवर्स में क्या होता है, सेल डिवाइड होता है। और मैंने बोल दिया था कि देखिए सेल साइकिल के अंदर दो फेज होते हैं, एक फेज होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। तो इंटरफेज जो है आपका, इंटरफेज जो है वो सेल डिवीजन का 95% यूज करता है, राइट। तो यहाँ पर इंटरफेज में 95% यूज होता है, राइट। 95% ड्यूरेशन जो है वो किसका होता है, इंटरफेज का। और मैंने जैसे कि अभी आपको पहले ही बताया था, यहां पर एम फेज का ड्यूरेशन कितना होता है, सिर्फ 5%। ओके। अब जैसे कि ह्यूमंस में पूछा जाए आपसे, ह्यूमंस में पूछा जाए, ह्यूमंस में जो सेल साइकिल है उसका ड्यूरेशन कितना है, 24 आवर्स। कितना है, 24 आवर्स। तो क्या आप बता पाओगे इंटरफेस का ड्यूरेशन कितने हैं आवर्स में, बिल्कुल बता पाएंगे। टोटल ड्यूरेशन सेल साइकिल का, टोटल ड्यूरेशन कितना है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल 24 आवर्स, ठीक है। तो 24 आवर्स का हम क्या निकालेंगे, जल्दी बताइए। इसका हम 95% निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, तो हम इंटरफेस निकाल पाएंगे इससे। कैसे निकालते हैं, जल्दी बताइए। इंटरफेस का ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे, इंटरफेस का ड्यूरेशन अगर आपको फाइंड करना है तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। बेटा देखिए कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रही कि आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाए। 24 आवर्स हमारा पूरा सेल साइकिल का ड्यूरेशन है, जिसमें से 95% जो ड्यूरेशन है वो किसका होता है, इंटरफेस का। तो इंटू 95 कर दूंगी, और हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसलिए इंटू डिवाइडेड बाय 100 हो गया, राइट। क्लियर है। चलो अपन किससे डिवाइड कर दे, 5 से। कितनी बार में हो जाएगा ये, 20 टाइम्स, राइट। ये कितने टाइम हो जाएगा आपका, यहाँ 149, ठीक है, 19 टाइम्स। क्लियर है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। और डिवाइड कर लेते हैं हम, किससे डिवाइड कर लेते हैं इसको, 2 से 12 टाइम में। एक अभी नीचे 0 है, तो 12 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 10, है ना, यही होगा, डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर देखिए 12 और 19 का हम इंटू कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो कितना इंटू करना है हमें, 12 19, तो 19 2 जा 18 होता है, कैरी ओवर 1, और ये 10 हो गया, ठीक है। वहीं पर हम किसकी बात करेंगे फिर, यहाँ पर 1 से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और यहाँ पर 1, तो ये 822, ठीक है। तो यहाँ पर 228 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, बताइए, 228 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 22.8 आवर्स जो टाइम है वो किसका है, इंटरफेस का। और माइनस कर दो इसमें से किसको, 24 को, माइनस 22.8, तो आपका किसका आ जाएगा, एम फेज का टाइम। तो एम फेज का टाइम कितना होगा, जल्दी बताइए। एम फेज का जो टाइम है वो होगा 24 माइनस 22.8, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बताइए, 1.2 आवर्स, ठीक है। तो 1.2 आवर्स जो है वो किसका टाइम है, आपका
एम फेज का, और यहाँ पर 22.8 आवर्स जो है वो किसका टाइम है आपका, इंटरफेस का, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पर जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, तो होता क्या है सेल साइकिल में, होता क्या है, सेल का डिवीजन होता है, और सेल का डिवीजन होके एक सेल से दो सेल बनते हैं, और अब दो सेल बना रहे हैं तो हमें क्या कराना है, क्रोमोसोम का नंबर भी डबल कराना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो जितने क्रोमोसोम इतने हैं नेक्स्ट में भी पहुंचने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हमें क्रोमोसोम का नंबर भी डबल कराना है, और क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए से, मतलब हमें डीएनए का क्या कराना है, डुप्लीकेशन, राइट। तो इन इतनी सारी प्रोसेस को चेक करने के लिए क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स, राइट। तो सेल डिवीजन में कितने चेक पॉइंट होते हैं, 3 चेक पॉइंट। जैसे कि हम बात करें बॉर्डर्स होती है, तो बॉर्डर्स पे क्या होती है, चेकिंग की भाई कोई गलती वलती ना हो जाए, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं या कोई देश दूसरे देश से हमारे देश में आ रहा है, तो उसमें क्या होगी, अगर वो बॉर्डर के थ्रू आ रहा है तो उसकी चेकिंग होगी कि नहीं होगी, बताइए। क्यों चेकिंग होगी, कि भाई कोई आतंकवादी आ गया तो उसने हमला कर दिया तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होगी कि ये कोई अपने साथ गलतियां तो नहीं लेकर जा रहा, क्लियर है। तो सेम यहाँ पर बेटा क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स, क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स। तो मैं चेक पॉइंट्स की बात करूं, आपकी एनसीईआरटी में इतना लिखा नहीं है चेक पॉइंट्स के बारे में, बट वो जरूरी होता है पढ़ना, तो हम लिखते हैं चेक पॉइंट्स, किसके बारे में, चेक पॉइंट्स के बारे में, राइट। तो देखिए चेक पॉइंट्स जो होते हैं, पहला चेक पॉइंट जो होता है वो किसके बीच में होता है आपका, जल्दी बताइए। पहला चेक पॉइंट होता है G1 और S के बीच में, किसके बीच में, G1 और S के बीच में। तो इस चेक पॉइंट को हम बोलते हैं G1S चेक पॉइंट, क्या बोलते हैं, G1S चेक पॉइंट, राइट। तो ये हमारा कौन सा चेक पॉइंट है, G1S चेक पॉइंट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ या नहीं, कौन सा है, G1S चेक पॉइंट। दूसरा चेक पॉइंट जो होता है बेटा वो किसके बीच में होता है आपका, G2M चेक पॉइंट। दूसरा जो चेक पॉइंट है वो यहाँ होता है, राइट। इसे कहते हैं हम G2M चेक पॉइंट, इसे हम कहते हैं G2M चेक पॉइंट, राइट। और थर्ड चेक पॉइंट जो होता है वो किसके बीच में होता है, मेटाफेज एनाफेज के बीच में, किसके बीच में होता है, मेटाफेज एनाफेज के बीच में। इसे हम कहते हैं मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट, क्या बोलते हैं, मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट, राइट बेटा। तो थर्ड चेक पॉइंट कौन सा हो जाएगा, मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट, क्लियर है। तो ये 3 चेक पॉइंट होते हैं। अब बात आती है कि मैम इन चेक पॉइंट में चेक क्या किया जाता है, यहाँ पर क्या चेकिंग होती है। तो देखिए बेटा G1 में क्या हुआ, सारे के सारे एंजाइम्स का फॉर्मेशन हुआ, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ, जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन में ज़रूरी थे। तो उन पूरे प्रोटीन्स जो है वो सही से बने कि नहीं बने, उसकी चेकिंग होती है G1S चेक पॉइंट में, राइट। तो इसे हम और क्या कहते हैं, प्री रेप्लिकेशन चेक पॉइंट। इस चेक पॉइंट को और हम क्या कहेंगे, प्री रेप्लिकेशन चेक पॉइंट। यहीं पर लिख देती हूँ मैं, कौन सा, G1S चेक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्री रेप्लिकेशन चेक पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चेक पॉइंट्स हैं। पहला चेक पॉइंट है हमारा G1S चेक पॉइंट, मतलब किसके बीच में, G1 और S के बीच में। दूसरा है G2M चेक पॉइंट, एंड थर्ड चेक पॉइंट जो है बेटा वो कौन सा हो जाएगा आपका, मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। क्या हो जाएगा, मेटाफेज एनाफेज, मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। ठीक है बेटा। अब यहां पर चेक क्या होता है मैम, तो देखिए G1S के बीच में है, मतलब S में अभी आया नहीं है, S से पहले चेकिंग हो रही है, राइट। तो G1 में क्या होता है, आपको
कुछ पता है, आइडिया है? नहीं है तो मैं अभी बता देती हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। G1S चेक पॉइंट में क्या होता है? G1S चेक पॉइंट को हम और क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्री रेप्लिकेशन चेक पॉइंट। इसे और हम क्या बोलते हैं? प्री रेप्लिकेशन चेक पॉइंट। क्या कहते हैं? प्री रेप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेप्लिकेशन से पहले क्या है? चेक पॉइंट है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? प्री रेप्लिकेशन चेक पॉइंट। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं? प्री रेप्लिकेशन चेक पॉइंट। इसमें क्या चेक होता है कि बेटा जो प्रोटीन्स है जो कि किस में रिक्वायर होने वाले हैं, किस में इसकी रिक्वायरमेंट है, जल्दी बताइए। डीएनए रेप्लिकेशन में जिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है वो सारे के सारे प्रोटीन अच्छे बने हैं कि नहीं, फंक्शनल बने कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर होती है चेकिंग, किसकी? चेकिंग ऑफ प्रोटीन्स which involve in DNA replication, ठीक है। वो प्रोटीन जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या करते हैं बताइए, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उन प्रोटीन की चेकिंग होती है यहाँ पर, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कौन से चेक पॉइंट की। नेक्स्ट चेक पॉइंट है हमारा G2M चेक पॉइंट। नेक्स्ट चेक पॉइंट है G2M चेक पॉइंट। और इस चेक पॉइंट में हम क्या चीज चेक करते हैं? यहाँ पर हम चेक करते हैं बेटा कि कोई डीएनए में फॉल्ट तो नहीं है। देखो G2M है मतलब S फेज पास हो गया है, राइट, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। अब जो डीएनए बना है वही डीएनए तो आगे पूरा किस में? एम फेज में जाना वाला है। तो यहाँ पर डीएनए में कोई फॉल्ट तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं? चेक करते हैं, चेक फॉल्ट्स इन डीएनए, ठीक है, कि डीएनए में कोई फॉल्ट तो नहीं है, जो डीएनए बना है उसमें कोई गलतियां तो नहीं है, राइट, कोई गलत बेस पेयर तो नहीं जुड़ा। नेक्स्ट जो चेक पॉइंट है वो है हमारा मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। और इस चेक पॉइंट में हम क्या देखते हैं? मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। इस चेक पॉइंट में बेटा हम क्या चीज चेक करते हैं? यहाँ पर हम चेक करते हैं बेटा कि जो हमारे स्पिंडल फाइबर है वो सारे के सारे किससे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, जल्दी बताइए। क्रोमोसोम से अटैच है या नहीं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? यहाँ हम चेक करते हैं तो हम यहाँ पर करते हैं चेक, और इट चेक ऑल the chromosomes are attached to spindle fibers, राइट, कि भाई सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच है या नहीं, राइट। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जल्दी फटाफट। चलिए आगे बढ़े, बताइए। तो अब देखिए यहाँ पर however this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type। तो बेटा सब में सेल साइकिल का ड्यूरेशन सेम नहीं होता, ये क्या होता है? चेंज होता है, वेरी करता है सेल टू सेल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, राइट। तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करता है? वेरी करता है, राइट। ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स, राइट। तो ईस्ट जो है बेटा उसकी सेल साइकिल जो है वो कितने मिनट की है? 90 मिनट की। ह्यूमन की कितनी है जल्दी बताइए? 24 आवर्स की। यहाँ पर ईस्ट की कितनी है? 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट की। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके आगे बढ़े बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है?
द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। सेल साइकिल को 2 बेसिक फेजेस में डिवाइड किया। पहला है इंटरफेज, दूसरा है एम फेज। कितने फेज होते हैं? 2 फेज, इंटरफेज एंड एम फेज। तो यहां पर एम फेज को हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस फेज। क्या बोलते हैं? माइटोसिस फेज। क्लियर है? तो चलते हैं किसके तरफ? इंटरफेज और एम फेज की तरफ। चले बेटा, तो सेल साइकिल जो है उसके कितने फेज होते हैं? 2। पहला है इंटरफेज, दूसरा है एम फेज, राइट। इंटरफेज के अंदर आते हैं 3 फेज। पहला है G1 फेज, दूसरा है S फेज एंड थर्ड वन इज आपका G2 फेज, राइट। तो यहां पर 3 फेज आते हैं, G1, S एंड G2। G1 को हम कहते हैं बेटा, G1 फेज को हम कहते हैं ग्रोथ 1 फेज, ठीक है। या सीधा सिंपल सा बोल दूं मैं, ग्रोथ फेज। G का मतलब है यहां पर ग्रोथ फेज, राइट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रोथ फेज। एस को बोलते हैं सिंथेसिस फेज। क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज। ओके, वहीं पर G2 को हम कहते हैं ग्रोथ फेज। ये कौन सा फेज है? सेकंड ग्रोथ फेज है। कौन सा है? सेकंड ग्रोथ फेज। ओके, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड ग्रोथ फेज। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो ये क्या हो गया? हमारा सेकंड ग्रोथ फेज। क्लियर हुआ इतना? चलिए फिर हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट जो है हमारा एम फेज, मतलब माइटोसिस फेज। इसमें आते हैं 2 फेज। पहला आता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा आता है साइटोकाइनेसिस। क्या आता है? पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा आता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है बेटा, ये क्या है? डिवीजन ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ओके, वहीं पर साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, राइट। इतना क्लियर है? तो एम फेज में 2 फेज होते हैं। पहला कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है और वहां पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, राइट। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए, जल्दी बताइए। स्क्रीनशॉट लिया? तो बेटा जानते हैं G1 फेज में होता क्या है। तो देखिए, G1 फेज की अगर मैं बात करूं तो G1 फेज में क्या होता है? यहां पर होता है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस। किसकी सिंथेसिस होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस। तो G1 फेज में होती है प्रोटीन सिंथेसिस फॉर DNA replication, for DNA replication, right? तो जो प्रोटीन डीएनए रेप्लिकेशन में लगते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होते हैं उसमें जो जो प्रोटीन मतलब एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उसकी सिंथेसिस कहाँ होती है? G1 फेज में, राइट। नेक्स्ट और क्या फंक्शन इसका? तो मैक्सिमम जो सेल ऑर्गेनेल है बेटा, मैक्सिमम ऑर्गेनेल जो है वो कहां पर होता है उनका डुप्लीकेशन? इसी फेज में। तो डुप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल, राइट। तो यहां पर बेटा क्या होता है? जल्दी बताइए। डुप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल, मतलब गोल्गी अपैरेटस हो गया हमारा, राइट। हम बात करेंगे फिर किसकी? कि जो हमारा वैक्यूल है, लाइजोसोम है, ठीक है, इनका कहाँ होता है डुप्लीकेशन? तो वो इसी फेज में होता है। क्यों मैम? इनका डुप्लीकेशन की जरूरत क्या है? 2 सेल बना रहे तो मुझे 2 माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होंगे, 2 क्लोरोप्लास्ट चाहिए होंगे, 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए होंगे, राइट। तो सारे जितने भी ऑर्गेनेल है वो डबल डबल चाहिए, मतलब उनका डुप्लीकेशन चाहिए। तो डुप्लीकेशन कहाँ होता है? इंटरफेज के G1 फेज में। इतना क्लियर हुआ? तो जल्दी से इतने पार्ट का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। क्या स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। अब हम चलते हैं एस फेज की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? एस फेज की तरफ। एस फेज में क्या होता है बेटा? 3 काम होते हैं। एस फेज में कितने काम होते हैं? 3 काम। पहला होता है
डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कहाँ होता है? यहीं पर। तो डीएनए डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ होता है? एस फेज में, सिंथेसिस फेज में। दूसरा बेटा और क्या होता है यहाँ पर? हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन। क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन, राइट। बेटा हिस्टोन प्रोटीन पता है ना, बेसिक प्रोटीन होते हैं। बेसिक प्रोटीन का ऑक्टामर होता है जो कि क्या करता है? डीएनए को कंडेंस करता है, राइट। डीएनए को कंडेंस करता है, राइट। नेक्स्ट है बेटा यहां पर क्या होता है? और डुप्लीकेशन, यहां पर और चीज क्या होगी? डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। किसकी डुप्लीकेशन होती है? सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन होती है, राइट। सेंट्रियोल डुप्लीकेट कहां पर होते हैं? एस फेज में, राइट। तो जल्दी से एस फेज के बारे में लिख लीजिए, एस फेज के फंक्शन लिख लीजिए। बेटा मैं बहुत बेसिक से बहुत हाई तक जा रही हूं, आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल मैं क्लियर कर रही हूं, राइट। तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने, जल्दी से लिख लीजिए और इसी बात पे जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को, जल्दी फटाफट। नेक्स्ट बेटा क्या है हमारा? G2 फेज मतलब सेकेंड ग्रोथ फेज, राइट। इसमें क्या होता है बेटा? यहां पर सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। मैम प्रोटीन सिंथेसिस तो वहां हुई थी, तो बेटा क्या आपके शरीर में एक ही प्रकार का प्रोटीन है? नहीं ना, बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन है। तो यहां पर होती है प्रोटीन सिंथेसिस। मैम कौन से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है? तो मैं कहूंगी ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। कौन से प्रोटीन की? ट्यूबुलिन प्रोटीन। मैम ये नाम तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है। क्या बेटा आपको याद है स्पिंडल फाइबर? क्या याद है स्पिंडल फाइबर? नहीं याद तो कोई बात नहीं। क्या मैंने जब सेल चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने वहां पढ़ाया था आपको क्या? साइटोस्केलेटन। और मैंने पढ़ाया था साइटोस्केलेटन जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, राइट। तो माइक्रोट्यूब्यूल मैंने बोला था क्या होते हैं? होलो ट्यूब्स होते हैं, छोटे छोटे, जो कि बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से। स्पिंडल फाइबर क्या होता है बेटा? स्पिंडल फाइबर जो है एक फाइबर है इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स का, राइट। काफी ज्यादा माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो पॉलीमराइज होते हैं, मतलब आपस में जुड़ते हैं और एक रस्सी बनाते हैं। उस रस्सी को हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, राइट। क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन वो प्रोटीन है जो कि आगे चल के क्या बनाने वाला है? स्पिंडल फाइबर। और आगे एम फेज में उस स्पिंडल फाइबर की जरूरत पड़ने वाली है, उसका फॉर्मेशन होने वाला है। तो उसके फॉर्मेशन होने के लिए उसकी यूनिट तो बनानी पड़ेगी, और उसकी यूनिट क्या है? जल्दी बताइए। ट्यूबुलिन प्रोटीन मतलब माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ बनेंगे? जल्दी बताइए। इंटरफेस के G2 फेज में, राइट। जो रिमेनिंग मैंने वहां लिखवाया था मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होता है G1 फेज में। मैंने अगर ये शब्द यूज किया मैक्सिमम, ऑल तो यूज नहीं किया, मैक्सिमम का वर्ड यूज करने का ये मतलब था कि कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जिसका डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहीं और होता है, ठीक है। तो यहां पर बेटा क्या होगा? डुप्लीकेशन G2 फेज में क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ रिमेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे कि मैं बात करूं कौन कौन से, पहला हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, या हम बोले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और पॉइंट लिखना चाहूंगी मैं यहां पर, वो लिखूंगी हम G2 फेज को क्या बोलते हैं? फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ।
क्यों बोल रहे हैं इसको ग्रोथ फेज? क्यों? क्योंकि यहां पर सेल की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। तो बेटा G2 फेज में क्या होती है, जल्दी बताइए? यहां पर साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, राइट? तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक और पॉइंट मैं ऐड कर लेती हूं। चलिए, ये क्या है? फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ठीक है? ये क्या है? फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, राइट? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? कैरियोकाइनेसिस की तरफ। किसकी तरफ? कैरियोकाइनेसिस की तरफ। तो कैरियोकाइनेसिस में हम पढ़ते हैं क्या बेटा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये चारों फेज किसके अंदर आते हैं? कैरियोकाइनेसिस। जैसे ही टीलोफेज खत्म होता है, इसके बाद आता है नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट प्रोसेस, जो कि है साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? बताइए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, अब देखिए क्या बोल रहे हैं? द एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज। एम फेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर, राइट? तो एक्चुअल सेल डिवीजन कब होती है? किस फेज में होती है? एम फेज में। एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। तो बेटा इंटर का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन। तो यहां पर इंटरफेज का मतलब है इन बिटवीन फेज। किसके बीच का फेज है? दो सक्सेसिव, वर्ड याद रखना, सक्सेसिव, राइट? टू सक्सेसिव एम फेज के बीच वाले फेज को हम इंटरफेज कहते हैं, राइट? क्लियर हुआ? अब देखिए, इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट द 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन ऑफ ह्यूमन सेल, क्या यही बोला था? एक ह्यूमन सेल का जो ड्यूरेशन होता है सेल डिवीजन का, वो कितना होता है? 24 घंटे, है ना? सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, ठीक है? तो यहां पर बेटा 1 घंटे के लगभग जो है वो क्या होता है? मेन सेल डिवीजन होता है उसमें, मतलब एम फेज होता है, राइट? मैंने कैलकुलेशन करके बताया था, इंटरफेज जो है वो कितने टाइम का होता है? उसका ड्यूरेशन क्या होता है? इंटरफेज का ड्यूरेशन है बेटा यहां पर 22.8 आवर। वहीं पर एम फेज का जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है? 1.2 आवर, राइट? लगभग 1 घंटा, राइट? तो 1 घंटे में क्रूशियल, 1 घंटा जो है इस सेल डिवीजन का सबसे क्रूशियल टाइम है, जहां पर क्या होता है? एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, राइट? मतलब एम फेज होता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होती है, राइट? तो देखिए, द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95। तो यहां पर बेटा जो इंटरफेस का टाइम होता है वो मोर देन 95 टाइम होता है। अगर आप 95 भी मान लो तो ये एवरेज निकल के आ रहा है, राइट? ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ठीक है? अगर 95 ये है तो इससे कम ही क्या होगा? 5% या 5% से कम टाइम किसका है? एम फेज का। इसलिए वहां पर क्या आ रहा है? एवरेज जो है लगभग 1 घंटा जो है वो एम फेज में जाता है, राइट? तो जल्दी से बिना किसी देरी के फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं बिल्कुल फुल रफ्तार के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूं और आपको समझाती हूं। चलिए चलिए चलिए, अब देखिए बेटा क्या बोल रहे हैं? एम फेज जो है वो स्टार्ट होती है कहां से? एम फेज स्टार्ट्स विथ न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है? एम फेज जो है वो कहां से स्टार्ट होती है? न्यूक्लियर डिवीजन से। किससे? न्यूक्लियर डिवीजन से, राइट? करस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है? तो यहां पर क्या करते हैं बेटा? डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेशन करते हैं, राइट? इसे हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। एंड यूजुअली एंड्स विथ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसे हम
साइटोकाइनेसिस कहते हैं। बेटा ज़रूरी नहीं है कि हर बार कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो, कई बार ऐसा होता है कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होती, इसीलिए इन्होंने क्या शब्द यूज़ किया, यूजुअली। क्या वर्ड यूज़ किया, यूजुअली। क्या आपने एनीप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी कंडीशन सुनी है? पॉलीप्लॉइडी जो होता है उसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती, राइट? मतलब वहां पर क्या है, वो किसका रिजल्ट है, पॉलीप्लॉइडी किसका रिजल्ट है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। एन्यूप्लॉइडी जो है वो किसका रिजल्ट है, फेलियर ऑफ एनाफेज। एनाफेज प्रॉपर नहीं हो पाता तो क्या होती है, एन्यूप्लॉइडी। और अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती तो क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब यहाँ पर जो क्रोमोसोम का सेट है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट? एक में इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे में डिक्रीज होगा। क्लियर है? चलिए, द इंटरफेस दो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन by undergoing both cell growth and DNA replication of orderly manner, right? तो देखिए बेटा, जो इंटरफेस है उसे हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं, राइट? जैसे कि हम बात करें, मम्मा क्या कर रही है, घर पे खाना बना रही है, तो अब खाना बनाएगी मम्मा तो उससे पहले उसके जो इंग्रेडिएंट्स यूज होने वाले हैं खाने में वो प्रिपेयर करेंगी, मतलब सब्जी चॉप करेंगी, है ना, धनिया, मिर्ची, प्याज, लहसुन, अदरक, ठीक है, सब्जी काटी, आटा गूंदा, तो ये सारी प्रिपरेशन है किसकी, सब्जी रोटी बनाने की, जो कि वो पहले कर ले रही है, राइट? क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये जो इंटरफेस है वो फेस है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेल को प्रिपेयर कर रहे हैं रेप्लिकेशन के, जो रेप्लिकेशन है, डीएनए का रेप्लिकेशन है, सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन है, ये सारे का सारा कहाँ हो रहा है, इंटरफेज में। और ग्रोथ जो है सेल की वो भी कहाँ हो रही है, इंटरफेज में। मैंने बताया ना, ग्रोथ फेज का मतलब ही क्या है, वहां पर सेल की क्या हो रही है, ग्रोथ फेज हो रही है, राइट? जो सेल की ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ है, वो कहाँ देखने को मिलती है आपको, G2 फेज में। कहाँ पर, G2 फेज में, राइट? क्लियर है? तो जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो देखिए, द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस, जो कि है G1 फेज, इसे गैप फेज बोलते हैं, गैप 1, S फेज जिसे सिंथेसिस फेज बोलते हैं, और G2 फेज जिसे G2 फेज मतलब गैप 2 फेज बोलते हैं, इसे ग्रोथ फेज भी कहते हैं। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने वहाँ ग्रोथ फेज लिखवाया था क्योंकि वहाँ पर सेल की ग्रोथ भी होती है। एक्चुअल में हमने क्या बोल दिया, ये समझ में आ गया। वहाँ मैं ग्रोथ क्यों बोल रही थी, क्योंकि उस टाइम पे सेल की क्या होती है, ग्रोथ। अगर आपको कंफ्यूजन है तो 1 मिनट पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर देखिए, खुद बोला है इसने, क्या बोल रहे हैं, देखिए इंटरफेज में क्या हो रहा है, सेल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और वो ग्रोथ कहाँ होती है, G1 एंड G2 फेज में। एंड मैंने लिखवाया था मैक्सिमम ग्रोथ जो है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो है वो किस में देखने को मिलती है, G2 फेज में, राइट? और यहाँ पर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर, ठीक है, किस में, ऑर्डर मैनर में, राइट? तो क्या क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि मैम आपने ग्रोथ लिखवाया, यहाँ पर गैप लिखा है, क्यों मैंने ग्रोथ बोला, क्यों गैप बोला, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े बेटा। देखिए, G1 फेज करेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेटा G1 फेज जो है वो क्या है, करेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल। ये क्या है, इंटरवल है किसके बीच में, माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कब इनिशिएट होता है, वो तो एस फेज में होता है, और एस फेज से पहले कौन सा फेज आता है, G1 फेज। क्लियर है? नेक्स्ट है, ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिटिकली एक्टिव। तो बेटा G1 फेज में क्या होता है, सेल जो है मेटाबॉलिकली क्या होता है, एक्टिव होता है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ शो करता है, ग्रोथ, इसलिए मैंने लिखवाया था इसको ग्रोथ फेज। बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, पर इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। क्या इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, एस फॉर सिंथेसिस, एस और सिंथेसिस फेज जो है मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए क्या हो रहा है बेटा, सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। तो इस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन।
क्या क्लियर हुआ? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बताइए? ओके ओके ओके, चलिए तो अब देखिए, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। तो देखिए बेटा क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान यहां पर क्रोमोसोम का नंबर तो सेम होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है, डबल होता है, राइट? अगर मैं बोलूं कि जीवन फेज में, किसमें, जीवन फेज में क्रोमोसोम का नंबर था, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे जो, वो कितने थे आपके 46। तो अगर मैं आपसे पूछूं एट द एंड ऑफ एस फेज, एट द एंड ऑफ एस फेज, एट द एंड ऑफ एस फेज, ठीक है, कितना होगा क्रोमोसोम का नंबर, कितना होगा? तब भी 46 होगा मैम, बट यहां पर तो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ है, तो क्रोमोसोम का नंबर सेम कैसे होगा? बेटा क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा बट क्रोमैटिड का नंबर डबल हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इससे मैं क्या बोल रही हूं, एक क्रोमोसोम बोल रही हूं, राइट? ये एक क्रोमोसोम है, ओके? वहीं पर मैं क्या बोल रही हूं, अब बताइए ये क्रोमोसोम क्या है, एक है, दो है? एक ही है। यहां पर इस क्रोमोसोम जो है इसको मैं क्या बोलूंगी, मोनाड। मोनाड का मतलब है इसमें क्या है, सिर्फ एक क्रोमैटिड प्रेजेंट है, ये एक क्रोमैटिड है। तो यहां पर क्रोमोसोम जो है अपनी मोनाड कंडीशन में है, वहीं पर क्रोमोसोम यहां पर डायाड कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, डाय मतलब दो, यहां पर उसके पास कितनी क्रोमैटिड्स हैं, दो क्रोमैटिड्स हैं, राइट? तो डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान एस सिंथेसिस में सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, ना कि क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है। क्या होता है, क्रोमैटिड्स डबल होती है, राइट? चलिए तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। तो इस दौरान पर डीएनए का अमाउंट क्या होता है, डबल होता है, बट क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, सेम, ठीक है? इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, तो अगर हम इनिशियल डीएनए का अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं वो है 2C, देन इट इंक्रीजेस टू 4C, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 2 का डबल कितना होता है, 4। तो यहां पर डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है। सी से ये मत समझना प्लीज कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नहीं है, वो डीएनए का अमाउंट बताया उन्होंने, राइट? अब देखिए, हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम। बेटा ये पॉइंट याद रखना है आपको, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज में। क्लियर है? क्रोमैटिड आपको क्लियर है, डीएनए क्लियर है, और आपका क्रोमोसोम क्लियर है क्या? नहीं है तो एक बार और समझाती हूँ, बट आपको ये डाउट कभी अब नेक्स्ट टाइम नहीं आना चाहिए, राइट? चलिए, धमका नहीं रही हूँ, है ना, धमका नहीं रही हूँ, आएगा तो अब क्या है, मैं बताऊंगी, सिंपल सी बात है। चलो यहां पर देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, किसकी, एस फेज की। एस फेज की हमने बात करी कि एस फेज में क्या होता है बेटा, एस फेज में हमने बात करी है कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, राइट? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, बिल्कुल सही मैम, ये भी हमने पढ़ा है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आपकी बात से मैं भी बिल्कुल एग्री करती हूं, राइट? तो बेटा मैंने कहा है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ना कि क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है, राइट? दोनों में डिफरेंस है ना? तो यहां पर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब है इट मींस amount of DNA doubles, DNA per cell doubles। अब एक और मैं पॉइंट बना रही हूं, ठीक है, एक और पॉइंट बना रही हूं, बट number of chromosomes remain same या कांस्टेंट, राइट? यहां बेटा
क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, सेम होता है, पहले 4 थे तो बाद में भी 4 होंगे। तो मैम क्या चेंज होता है, देखिए अगर मैं बात करूं किसकी, क्रोमोसोम की, किसकी बात करूं, क्रोमोसोम की, तो एक क्रोमोसोम जो है बेटा वो किससे बना होता है, देखिए यहां पर ये क्रोमोसोम है, ये क्या है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है, तो ये क्या है, डीएनए है, राइट। डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म ही तो क्रोमोसोम होता है ना, यही पढ़ा है हमने, राइट, यही पढ़ा है हमने। तो ये तो हो गया हमारा क्रोमोसोम, और ये इस क्रोमोसोम की क्या हो गई, क्रोमैटिड, इसे हम कहते हैं क्रोमैटिड। इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स, राइट। इसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, आप सभी को पता ही है ये, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। ओके बेटा, इतना समझ में आया। तो अब हुआ क्या, इस क्रोमोसोम की कंडीशन को, इसमें बेटा आपको क्रोमैटिड कितनी दिख रही है, आप बोलोगे 2, बेटा 2 नहीं है, ये एक ही है, इसको एक क्रोमैटिड काउंट करते हैं, राइट। तो ऐसे क्रोमोसोम को जिसमें एक ही क्रोमैटिड प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं मोनाड। क्या बोलते हैं, मोनाड, राइट। होगा क्या, आप देखिए इसके अंदर ये डीएनए ही था ना, क्रोमैटिड के अंदर क्या है, डीएनए ही है। तो हुआ क्या, अब देखिए एस फेज हुआ, क्या हुआ, एस फेज, यहां हुआ एस फेज। अब एस फेज में क्या हो गया मैम, देखिए जरा थोड़ा सा गौर फरमाइए, बेटा यहां देखिए क्या हुआ है, यहां पर कुछ चेंज दिख रहा है, क्या चेंज दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है मैम, यहाँ पर तो ना 2 क्रोमोसोम आ गए, पिटाई कर दूंगी अभी मैं, पिटाई कर दूंगी, सच्ची बोल रही हूँ, पिटाई कर दूंगी। क्यों मैम, क्यों पिटाई करोगे, सही तो बोल रहे हैं हम। बेटा यहाँ देखो क्रोमोसोम का नंबर अभी भी एक ही है, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है, किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, राइट। यहाँ पर मैम देखिए पहले एक क्रोमैटिड थी, अब 2 क्रोमैटिड दिख रही है, मतलब यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हुआ है, ना कि क्रोमोसोम का नंबर। बेटा इस कंडीशन को, क्रोमोसोम की इस कंडीशन को हम डायड कंडीशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, डायड, राइट। तो ये क्या है, मोनाड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम, और ये क्या है, डायड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम, राइट। यहां पर क्या है, 2 क्रोमैटिड्स हैं, क्या है बेटा, 2 क्रोमैटिड्स है, और ये एक क्रोमोसोम पर जो 2 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। कितनी क्रोमैटिड दिख रही है, 2, क्लियर है। यहां पर कितनी है, 1, क्लियर है। तो यहां पर हम इसको क्या बोल देते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं, और वहां क्या बोल रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्लियर है। तो बेटा जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो वहां पर क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है, ना कि क्रोमोसोम का नंबर। अगर पहले डीएनए का अमाउंट 2C था तो अब कितना हो जाएगा, 4C, कितना हो जाएगा, 4C, राइट। चले बेटा तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब तो डाउट नहीं होगा, पक्का। क्रोमोसोम नंबर कैसा है, सेम, डीएनए का अमाउंट क्या हुआ, डबल। कैसे हुआ, एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का अमाउंट बढ़ गया, मतलब यहां पर मोनाड कंडीशन से डायड कंडीशन में क्या चला गया, आपका क्रोमोसोम, राइट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस, राइट। तो बेटा एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, ओके। बिगिंस इन द न्यूक्लियस, कहां पर होगा डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए जहां पर प्रेजेंट होगा, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट। एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, क्या मैंने आपको लिखवाया था, एस फेज में 3 चीज लिखवाई थी, डीएनए रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल एंड हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। ये सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। आपकी एनसीईआरटी ने किसके बारे में नहीं बात करी, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात नहीं की है, बट आपको याद रखना है कि स्टोन प्रोटीन जो होते हैं क्या होते हैं,
हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं उनका डुप्लीकेशन कहाँ होता है, जल्दी बताइए, उनका डुप्लीकेशन होता है एस फेज में, राइट। अब देखिए ड्यूरिंग द G2 फेज, अब आ गए हम G2 फेज पर, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, यहां पर क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपने लिखवाया था प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो कहां पर होती है, G1 फेज में, बट एनसीईआरटी तो बोल रही G2 फेज में। मैं बोल रही हूँ बेटा वहां पर क्या बोला था, प्रोटीन सिंथेसिस होती है जो कि किस में इन्वॉल्व होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में हो जा रहा है, तो क्या उसका जो प्रोटीन की सिंथेसिस वो G2 फेज में होगी, बताइए, खुद लॉजिक लगाइए, मैं क्या बोलूं, आप खुद लॉजिक लगाइए। अगर डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में हो रहा है, एस फेज के बाद G2 फेज आता है, तो G2 फेज में क्या डीएनए जो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन लगते हैं उनकी सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन में जो प्रोटीन लगते हैं उनकी सिंथेसिस क्या G2 फेज में होगी, नहीं, वो कहाँ होगी, G1 फेज में। इसलिए मैंने लिखवाया था वहां प्रोटीन सिंथेसिस फॉर डीएनए रेप्लिकेशन उनकी कहाँ होगी, G1 फेज में, राइट। चलिए, तो ये किस प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन की, किस प्रोटीन की, ट्यूबुलिन प्रोटीन की। तो बेटा ये बात कर रहे हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन की, ठीक है, जो कि किसको बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल को, जो कि बनाते हैं किसको, माइक्रोट्यूब्यूल को। और यही माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन होता है, इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स का पॉलीमराइजेशन होता है तो बनता है स्पिंडल फाइबर, राइट। तो क्या होगा, पॉलीमराइजेशन जो है वो किस फेज में होगा, एम फेज के प्रोफेज में, राइट। तो वहां पर हम देखते हैं कि पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। और देखिए प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, देखो खुद ही लिख दिया इन्होंने, अब प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस, राइट। यहाँ पर सेल की ग्रोथ जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या है बेटा, हाउ डज प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यूज टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स, डू ऑल सेल इन प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम, जल्दी बताइए क्या ये क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्या आप सभी ने कमेंट कर दिया, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो भाई हमें ये तो पता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ्स, ठीक है, बट इसका रीजन क्या है, तो सेल डिवीजन। अगर देखिए मैं बात कर रही हूँ, एक सेल जो होता है उसकी एक लाइफ स्पैन होती है, राइट। लाइफ स्पैन मतलब उसका जीने और मरने का टाइम होता है कि भाई इतने टाइम तक एक सेल जो है वो लाइव रहेगा, उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय होना है, मतलब इसकी मौत निश्चित है, क्लियर है। अब बात आती है कि आपने सबने वो जेम्स का एक ऐड देखा है, वो एक कोई कार्टून बना रहता है डिफरेंट डिफरेंट कलर के जेम से, और वो एक आता है जिसको जेम खाना रहता है, वो निकालता है उस जेम्स को, और जैसे ही वो एक जेम्स को निकालता है और सारे जेम्स नीचे गिर जाते हैं, ऐसा देखा है आपने, और वो ढेर बन जाता है नीचे। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं होती, सेल डिवीजन नहीं होता, तो सेल का डिस्ट्रॉय होना तो निश्चित है। सेल डिस्ट्रॉय होते जाते तो मतलब आपकी इतनी बड़ी बॉडी है, अभी सेल डिस्ट्रॉय होते जाते और बॉडी खत्म होती जाती, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। आपको 15 साल बाद भी देखोगे तो आपकी बॉडी रहेगी, 20 साल बाद देखोगे तो भी रहेगी, 50 साल बाद देखोगे तो भी रहेगी, राइट। क्यों, क्योंकि सेल डिवीजन हो रहे हैं, नए सेल बन रहे हैं, पुराने सेल की डेथ हो रही है, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, राइट। इतना तो हमें समझ में आ गया, क्लियर है। जैसे कि रेत का एक ढेर है, अगर उस ढेर को आप छोड़ दो तो पूरी रेत नीचे, क्या वो ढेर बचेगा, नहीं। सिंपल है बॉडी के साथ, अगर सेल डिवाइड नहीं करते, सेल डिवीजन नहीं होता, तो सेल जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है, सेल खत्म हो जाते, बॉडी खत्म हो जाती, बट ऐसा नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, सेल डिवीजन हो रहा है। अब ये डू ऑल सेल्स इन प्लांट्स डिवाइड ऑल द टाइम, क्या प्लांट सेल में सारे सेल जो है प्लांट सेल के वो डिवाइड करते हैं सारे टाइम, तो मैं बोलूंगी नहीं, सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं। डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, नहीं बेटा, सिर्फ कौन से सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वही क्या है, एक्टिवली डिवाइडिंग है, क्या है,
एक्टिवली डिवाइडिंग। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किससे बना है? सेल से बना है। किससे बना है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। ठीक है, तो पूरे सेल डिवीजन शो नहीं करते, है ना। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिफरेंशिएट हो गए परमानेंट टिश्यू में, तो परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करेंगे, राइट। कौन डिवाइड करेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही। वहीं पर एनिमल की बात करूं तो बेटा एनिमल में भी सारे सेल डिवाइड नहीं करते। इसका एग्जाम्पल है न्यूरॉन, है ना। तो न्यूरॉन्स डू नॉट शो डिवीजन। ठीक है, तभी तो बोलते कहीं का न्यूरॉन खराब हो गया तो वो खराब हो गया, नया न्यूरॉन नहीं बनेगा वहां पर। ठीक है, वहां का न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो गया, अब न्यू न्यूरॉन नहीं बनेगा, राइट। कैन यू टेल द नेम एंड द लोकेशन ऑफ द टिश्यू हैविंग सेल्स दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट्स? बिल्कुल बता सकते हो। कौन हो गए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी कौन? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। क्या आप लोकेशन बता सकते हैं? एपिकल पोर्शन पे होती है। ठीक है, यहाँ पर एक्सिलरी बड वाला जो है वो क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो ये क्या हो जाएंगे उसके पोजीशन। डू एनिमल हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? क्या यहाँ पर एनिमल्स में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं? बिल्कुल होते हैं, राइट। कौन कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एनिमल में होते हैं? जल्दी बताइए। जो कि क्या है? एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं ऑल द टाइम। जल्दी बताइए कौन से होंगे? कुछ पढ़ा है आपने इस बारे में? कुछ पढ़ा है तो जल्दी बताइए कौन कौन से होंगे। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या लिवर जो है, हेपेटोसाइट जो है, लिवर सेल को हम क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट। क्या वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है ना? मेरिस्टेमेटिक सेल है। क्या स्टेम सेल मेरिस्टेमेटिक सेल है? जल्दी बताइए कौन कौन से। क्या स्किन सेल मेरिस्टेमेटिक सेल है? क्या गट के सेल है मेरिस्टेमेटिक सेल है? जल्दी बताइए कौन कौन से सेल है। तो देखिए, सम ऑफ द अडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। एग्जाम्पल है हार्ट सेल। बेटा हार्ट सेल जो है वो डिवीजन शो नहीं करते, राइट। इनका कहना है सम सेल्स इन द अडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। एग्जाम्पल है हार्ट सेल। ओके, अब देखिए, एंड मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेशनली। तो ओकेशनली का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मन मर्जी नहीं चलेगी, है ना। ओकेशनली का मतलब ये वो वाले हैं, हाँ भाई आज मन कर रहा है करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से ये डिवाइड करते हैं, राइट। ओकेशनली ये डिवाइड करते हैं, तो वो ओकेशन क्या होगा? देखिए, एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और द सेल डेथ। तो ओकेशनली ये कब डिवाइड करेंगे? जब क्या होगा? सेल डेथ हो जाएगी, या सेल को रिप्लेस करना है, वो खराब सेल है, डिस्ट्रॉय है, डैमेज है, या सेल की डेथ हो जाती है, तब क्या होगा? यहाँ पर सेल डिवाइड करेंगे, राइट। जैसे कि लिवर सेल, राइट। ओके, अब देखिए, दी सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू एंटर इन इनएक्टिव फेज कॉल्ड क्विसेंट फेज और G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, तो बेटा क्या होते हैं ये सेल? क्या करते हैं? डू नॉट डिवाइड फर्दर। क्यों डिवाइड नहीं करते? क्योंकि ये एग्जिट कर देते हैं G1 फेज को और जाके बैठ जाते हैं कहां पर? क्विसेंट फेज, G0 फेज में, राइट। G0 फेज में ये क्या चले गए? किसको छोड़ के? G1 फेज को। और अब वहां जाके ये आराम फरमाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं कि हमें डिवाइड नहीं करना। ठीक है, जब जरूरत होगी तब देखा जाएगा, जब जरूरत होगी तो हम आ जाएंगे G1 फेज में और हम डिवाइड करने लगेंगे। क्लियर है? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो बेटा इस स्टेज में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। ये पॉइंट भूलना मत। सेल्स कैसे होते हैं? मेटाबॉलिकली एक्टिव, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। बट ये प्रोलिफरेट नहीं होते अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द
रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट। तो बेटा ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं बट ये प्रोलिफरेशन शो नहीं करते, राइट, जब तक बॉडी को ऑर्गेनिज्म को इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट। जब अगर सेल की बात करूं, सेल खराब हो गए, डैमेज हो गए, तो ये समझते हैं, ऐसा नहीं कि अड़ गए, ठीक है, तो ये बोलेंगे कोई बात नहीं, अब सेल खराब हो गए हैं, यहाँ पर हमें जो बॉडी है उसको ज़रूरत है, तो हम जी नॉट को छोड़कर, क्वेश्चन फेज को छोड़कर जीवन में चले जाते हैं और डिवीजन शो कर देते हैं, राइट। क्लियर है। अब देखिए, इन एनिमल्स mitotic cell division is only seen in diploid somatic cells। तो बेटा एनिमल सेल में माइटोटिक सेल डिवीजन कहाँ देखने को मिलती है? सोमैटिक सेल में दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है बेटा सोमैटिक सेल। टाइप्स ऑफ सेल में मैं देखूं तो दो प्रकार के सेल्स पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ सेल। एक होता है बेटा आपका सोमैटिक सेल और दूसरा होता है जर्म सेल। पहला होता है सोमैटिक सेल और दूसरे होते हैं जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल जो है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या शो करते हैं? माइटोसिस। क्या शो करते हैं? माइटोसिस। और जर्म सेल जो है बेटा ये क्या शो करते हैं? मियोसिस। किसमें? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। किसमें बेटा? इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। किसमें? इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, however there are few expectations to this where haploid cells divide by mitosis, for example male honey bee। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए, हनी बी की हम बात करें तो मेल एंड फीमेल हनी बी, वैसे हम इसे 12th में पढ़ाते हैं बट मैं बता देती हूँ। हनी बी जो है बेटा, इसका सेक्स डिटर्मिनेशन हम कर लेते हैं। तो बेटा मेल हनी बी और फीमेल हनी बी की मैं बात करती हूँ। किसकी बात करती हूँ? मेल हनी बी एंड फीमेल हनी बी। फीमेल हनी बी, राइट। मेल हनी बी जो होती है, ठीक है, मेल हनी बी जो होता है, ओके, ये क्या करता है बेटा? यहाँ पर ये कैसा होता है? हैप्लॉइड। कैसा होता है? हैप्लॉइड, राइट। हैप्लॉइड होता है तो ये क्या करता है? माइटोसिस करता है। क्या करता है? माइटोसिस करता है और क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? स्पर्म। ठीक है, इनका कहना क्या है? However, there is a few exceptions to this where haploid cells divide by mitosis, for example male honeybees। तो यहाँ पर मेल हनीबी जो है वो माइटोसिस करके क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। वहीं पर फीमेल हनीबी जो है वो कैसी होती है? डिप्लॉयड, राइट। और डिप्लॉयड होकर ये क्या बनाती है? मियोसिस करती है। क्या करती है? मियोसिस करती है। ऐसे लिखा है ना वहां पर, हाँ, मियोसिस करती है और मियोसिस करके क्या बनाती है? एग बनाती है। क्या बनाती है? एग, राइट। तो ये एग कैसे हो जाएंगे? हैप्लॉइड। अब होगा क्या बेटा? यहाँ पर स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर फीमेल हनी बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिप्लॉयड हो गया और फीमेल हनी बी ही क्या होती है? डिप्लॉयड। वहीं पर ये एग जो है इसमें पार्थिनोजेनेसिस होगी। क्या होगी? पार्थिनोजेनेसिस। तो क्या बनेगा? मेल हनी बी। यहाँ पर क्या बनेगा? मेल हनी बी। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं मेल हनी बी का फादर नहीं होता, उसका ग्रैंड फादर होता है और उसकी मदर होती है, फादर नहीं होता। क्यों ग्रैंड फादर होता है? क्योंकि बेटा देखिए ये मदर है तो इस मदर में क्या होगा? इस मदर के पापा का भी क्रोमोसोम मतलब स्पर्म आया है और इसकी मदर का भी आया है। तो यहाँ पर इस बच्चे का क्या होगा? ग्रैंडफादर तो होंगे, मतलब नानू तो होंगे, बट इसके पापा नहीं होंगे, राइट। वहीं पर हम बात करें फीमेल हनी बी, तो फीमेल हनी के फादर भी होगा और मदर भी होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा? एग में पार्थिनोजेनेसिस हुई। क्या हुई? पार्थिनोजेनेसिस। तो क्या बना? मेल हनी बी, राइट। और ये कैसा होगा? एन होगा।
राइट। वहीं पर यहाँ पर एग और स्पर्म के फ्यूजन से क्या बनेगा, फीमेल हनी बी। यहाँ क्या बनेगी, फीमेल हनी बी। और ये कैसी होगी, कैसी होगी, डिप्लॉयड। कैसी होगी, डिप्लॉयड, राइट। ये कैसी होगी बेटा, डिप्लॉयड होगी। ये कैसी होगी, डिप्लॉयड, राइट। तो बेटा अब ये जो फीमेल हनी बी है, अगर यही फीमेल हनी बी जो है, अगर ये क्या खाती है, रॉयल जेली खाती है, तो ये क्वीन बन जाती है। और अगर रॉयल जेली इनको नहीं मिलती तो ये वर्कर बी में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। मतलब वर्कर बी जो क्या करती है, शहद को कलेक्ट करती है। जो क्वीन है वो क्या है, छत्ते की रानी होती है, राइट, जो कि क्या करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। Against this, the plant can show mitotic division in both haploid and diploid cells, right? तो बेटा प्लांट्स में क्या होता है बेटा, प्लांट्स में दोनों, मतलब कौन दोनों, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों क्या शो करते हैं, माइटोटिक डिवीजन। क्या शो करते हैं, माइटोटिक डिवीजन। फ्रॉम योर रिकलेक्शन of examples of alternation of generation in plants chapter 3 जो कि हमने पढ़ा था, बट अब आपके उससे वो हट चुका है, ठीक है। The identify plant species and suggest stages at which mitosis is seen in haploid cell, ठीक है। तो चलिए बेटा ये वाला पार्ट अब इतना कुछ काम का नहीं है, उन्होंने वहां से हटा दिया और यहाँ पर लिख दिया, कोई मतलब नहीं है। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी फटाफट बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। अब देखिए, यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल्स। तो बिल्कुल यहां पर माइटोसिस जो है कहां पर हमने स्टडी करी है, जल्दी बताइए। अगर स्टडी नहीं करी है तो कर लो, ठीक है। कहां पर, अनियन रूट टिप सेल में, ओके। तो वहां पर अनियन रूट टिप सेल में क्या होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे। और वो मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करेंगे, कौन से मेरिस्टेमेटिक होंगे, एपिकल मेरिस्टेम, जो कि शो करेंगे माइटोटिक डिवीजन। इट हैज 16 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल। तो बेटा यहाँ पर क्या होते हैं, इन अनियन रूट टिप सेल जो है, इन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। कैन यू टेल हाउ मैनी क्रोमोसोम्स विल द सेल हैव एट G1 फेज आफ्टर S फेज एंड आफ्टर M फेज। तो इनका कहना है कि आप बता सकते हैं कितने क्रोमोसोम हैं एट G1 फेज, आफ्टर S फेज एंड आफ्टर M फेज। G1 फेज में कितने क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा नहीं, क्रोमोसोम तो उतने ही रहेंगे। तो क्रोमोसोम का नंबर 16 था, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 16 क्रोमोसोम पूछा है बेटा, कितना होगा क्रोमोसोम का नंबर, 16। कितना होगा, 16 क्रोमोसोम होंगे। क्या क्लियर हुआ इतना? चलिए, also what will be the DNA content of the cells at G1 after S and G2। तो इनका कहना है भैया बता दीजिए यहाँ पर DNA का अमाउंट कितना होगा। also what will be the DNA content of the cell at G1। बेटा इन्होंने किसमें पूछा, G1 में, आफ्टर S and G2। तो भाई G2 और S फेज हो चुका है और इन्होंने G1 में DNA का कंटेंट पूछा। इफ द कंटेंट आफ्टर M फेज इज 2C, तो बेटा सिंपल सी बात है, M फेज के बाद यहाँ पर DNA का कंटेंट कितना है, 2C। तो G1 में भी कितना होगा, 2C, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं होता, DNA का रेप्लिकेशन थोड़ी ना होता है, किसमें, G1 फेज में। तो जितना M फेज में है उतना ही किसमें देखने को मिलेगा, G1 फेज में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ जाते हैं, ओके। तो बेटा यहीं पर हमारा खत्म होता है सेल डिवीजन या सेल साइकिल। जल्दी बताइए, ये है हमारी सेल साइकिल जिसमें हमने 2 फेज पढ़े थे, इंटरफेज एंड एम फेज, जो कि हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ,
और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहाँ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल होने वाली है एंड इस प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको पूरा एनसीईआरटी का सोल्यूशन, एनसीईआरटी थ्योरी, एनसीईआरटी के सोल्यूशन के साथ हम एडवांस थ्योरी जो है वो पूरा एनसीईआरटी थ्योरी के साथ ही करा देते हैं, उसको अलग से नहीं कराते। तो अगर आपको लगता है कि मैम आप एडवांस थ्योरी कहाँ कराते हो, तो वो एनसीईआरटी थ्योरी के साथ हो जाती है। उसके अलावा एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, इतना सब कुछ एक प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल होता है, जिससे आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ हमारा बना बनाया खाना खाना है, जिससे आप अच्छे से टॉप करके आए एग्जाम में और हमें प्राउड फील कराएं, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप आप अवेल कर सकते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे हम क्लास 6 to 12th क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे किंडरगार्टन टू क्लास 12th के कोर्सेज कराते हैं। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।